हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक का ही एक टाइप है। मैं शॉक की सीरीज एक्सप्लेन कर रही हूँ जिसमें मैंने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, जिसमें मैंने स्टेजेस ऑफ शॉक एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉक को एक्सप्लेन किया है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम हाइपोवोलेमिक शॉक को डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या होता है, उसको डिस्कस करने से पहले हम क्विकली देख लेते हैं कि शॉक क्या होता है। देखो, शॉक एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, मेडिकल इमरजेंसी है। शॉक की कंडीशन तब अराइज होती है जब हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होता है। इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो का मतलब है कि हमारी बॉडी में पुअर ब्लड फ्लो या फिर प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं है। तो हमारे जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ब्लड फ्लो करता है। ब्लड क्या है? ब्लड सेल्स हैं, प्लाज्मा है, फ्लूइड है, जिसको फ्लूइड वॉल्यूम भी कह सकते हैं। तो हमारी बॉडी में एक फ्लूइड वॉल्यूम है ब्लड की वजह से। तो अगर ब्लड टिश्यूज को नहीं मिलेगा, जब हमारी बॉडी में इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो होगा, ब्लड फ्लो ही नहीं होगा, तो हमारे टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो धीरे धीरे टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाएगा पुअर परफ्यूजन के कारण और टिश्यूज की डेथ हो जाएगी। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, क्योंकि धीरे धीरे पूरी बॉडी की डेथ हो जाएगी, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाएगा, जिसको शॉक कहते हैं। तो इसमें सीवियरली लो ब्लड प्रेशर हो जाता है हमारी बॉडी में। ये है शॉक। अब हम पढ़ते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक, जो कि शॉक का ही एक टाइप है। तो जो टाइप्स ऑफ शॉक हैं वो डिफरेंट कोजेस के ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि शॉक कई कंडीशंस की वजह से हो सकता है। या तो वो कार्डियोजेनिक शॉक हो सकता है, जिसमें हार्ट के पंपिंग एक्शन में कोई प्रॉब्लम है। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक हो सकता है, जिसमें हार्ट के आउटसाइड कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जो कि ब्लड फ्लो को रोक रही है हार्ट में आने से या फिर हार्ट के बाहर जाने से, वो है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सेप्टिक शॉक होता है जो कि इंफेक्शन की वजह से हो जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक होता है, किसी एलर्जन की वजह से हो सकता है। या फिर न्यूरोजेनिक शॉक हो सकता है, कोई नर्वस सिस्टम में इंपेयरमेंट की वजह से भी शॉक की कंडीशन अराइज हो सकती है। तो हाइपोवोलेमिक क्या होता है? देखो, हाइपो का मतलब है लो, लेस, एंड ये VOL क्या है? VOL मींस वॉल्यूम, एंड इमिक का मतलब है ब्लड। तो अगर हमारी बॉडी में लो ब्लड वॉल्यूम हो, हमारी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो लो है, हाइपोवोलीमिया, लो फ्लूइड वॉल्यूम या फिर लो ब्लड वॉल्यूम, तो उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक शॉक क्या है? इज एन इमरजेंसी कंडीशन। इमरजेंसी कंडीशन है इन विच इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम लॉस, इसमें क्या होता है? इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम लॉस हो जाता है, जिसको कहते हैं फ्लूइड्स या फिर ब्लड का लॉस होना। तो ये क्या है? ये हमारी ब्लड वेसल्स हैं। इन ब्लड वेसल्स में फ्लूइड या फिर आप कह लीजिए कि ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड क्या है? ब्लड है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा, इनको मिलकर क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं या फिर ब्लड बोलते हैं। तो अगर इन ब्लड वेसल्स में ब्लड नहीं होगा, ये फ्लूइड वॉल्यूम नहीं होगा, तो क्या हमारे टिश्यूज तक ब्लड पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। यही कंडीशन है शॉक। शॉक में यही होता है। हाइपोवोलेमिक शॉक में क्या होता है कि ये जो फ्लूइड वॉल्यूम है ये हमारी बॉडी से लॉस हो जाता है। ये लॉस कैसे होगा वो अभी हम पढ़ेंगे। Makes the heart unable to pump enough blood to the body, which can cause tissue hypoperfusion and tissue hypoxia that leads to multi-organ failure। अब देखो, हमारे ब्लड वेसल्स में क्या है? ब्लड ही नहीं है या फिर फ्लूइड ही नहीं है। तो हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम क्या है? हमारी बॉडी को ब्लड देना। तो हार्ट में ब्लड कहाँ से आता है? हार्ट में ब्लड आता है ये सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा से, तभी हार्ट में ब्लड आएगा। मीन्स जो वीनस रिटर्न है जब हार्ट में आती है तब हार्ट आगे पंप करता है। जब हमारे ब्लड वेसल्स में फ्लूइड ही नहीं है तो क्या हार्ट में ब्लड जाएगा? जब हार्ट में ब्लड नहीं जाएगा तो हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं करेगा। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि जब हमारी बॉडी में एक्सेसिव फ्लूइड या फिर ब्लड का लॉस हो जाएगा। एक्सेसिव मतलब कितना? एक्सेसिव तब होगा, एक एडल्ट बॉडी में 5 लीटर्स ब्लड होता है अप्रोक्सीमेटली। तो जब हमारी बॉडी से 15 to 20% ब्लड लॉस हो जाएगा या फिर फ्लूइड लॉस हो जाएगा, वो ब्लड भी हो सकता है, फ्लूइड भी हो सकता है, तो दोनों में से अगर कोई भी चीज लॉस होती है 15 to 20%, तो हमारी बॉडी का जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। एंड तब
जो कंडीशन है वो शॉक की अराइज होने लग जाती है। और इस कंडीशन में क्या होगा, जब हमारे वेसल्स में ब्लड या फिर फ्लूइड नहीं होगा तो हार्ट में ब्लड या फिर फ्लूइड नहीं जाएगा और हार्ट आगे पंप नहीं कर पाएगा। सो हार्ट अनएबल टू पंप इनफ ब्लड टू द बॉडी, जिससे क्या होगा, अब हार्ट में ही ब्लड नहीं जा रहा, अब हार्ट ने ही आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना था, जब हार्ट में ही ब्लड नहीं है तो वो आगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। इट मीन्स क्या होगा कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है एओर्टा में, तभी हमारी पूरी बॉडी को मिलता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो जब ब्लड ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट लो रहेगा। कार्डियक आउटपुट क्या है कि जो हमारी वेंट्रिकल्स हैं, चाहे वो राइट वेंट्रिकल है लेफ्ट वेंट्रिकल, ईच वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को पंप करता है आउट ऑफ द हार्ट इन 1 मिनट, दैट इज कार्डियक आउटपुट। सो कार्डियक आउटपुट क्या है कि हार्ट से कितना ब्लड पंप हो रहा है 1 मिनट में, दैट इज कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट भी लो हो जाएगा, वीनस रिटर्न भी लो हो जाएगा। और क्या होगा, जब ये सब लो हो गया तो टिश्यूज को ब्लड नहीं मिला, टिश्यूज को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो कंडीशन कौन सी होगी, टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन। और इससे क्या होगा, धीरे धीरे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कौन सी कंडीशन राइज होगी, टिश्यू हाइपोक्सिया। और जब टिश्यू हाइपोक्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑर्गन भी फेल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक ऑर्गन फेल होगा, देन दूसरा, एंड देन मल्टी ऑर्गन फेलियर हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगा और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो ये है हाइपोवोलेमिक शॉक। तो यहाँ पर पर्सन क्या है, यहाँ पर ये वॉमिटिंग कर रहा है, तो वॉमिटिंग करने से भी हमारे बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाता है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर पर्सन को क्या है, ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई है, किसी ने स्टैब कर दिया है, तो उसकी बॉडी से साफ हमें दिख रहा है कि ब्लड का लॉस हो रहा है बॉडी से। तो ये क्या है, ये साफ क्लियर है कि यहाँ पर ब्लीडिंग, एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है। यहाँ पर फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, क्योंकि जो वॉमिटिंग है एक्सेसिव करेगा तो हमारी बॉडी का फ्लूइड लॉस हो रहा है, तो वो भी हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन कोज कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं 1 by 1 कि इसके कोजेस क्या हैं हाइपोवोलेमिक शॉक के। हाइपोवोलेमिक शॉक इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ शॉक इन चिल्ड्रन। ये हाइपोवोलेमिक जो शॉक है ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ शॉक है चिल्ड्रन में। बच्चों में ये क्यों देखने को मिलता है, देखो बच्चों में क्या होता है, एक्सेसिव डायरिया हो जाता है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से एक्सेसिव डायरिया हो गया और अगर वो अननोटिस रहा, उसको ट्रीट नहीं किया गया टाइमली, तो क्या होगा, बच्चे की बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा। सो जीआई लॉस, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो रहा है, एक्सेसिव वॉमिटिंग से भी ये हो सकता है। तो एक्सेसिव डायरिया की वजह से डेवलपिंग वर्ल्ड में, ऐसी कंट्रीज जो कि अभी डेवलप हो रही है, उनमें बहुत ज़्यादा केसेस नजर आते हैं बच्चों में हाइपोवोलेमिक शॉक के। इट अकर्स ड्यू टू डिक्रीज इन दी सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम। तो हमने अभी पढ़ ही लिया कि सर्कुलेशन में ब्लड वॉल्यूम की कमी हो जाएगी, चाहे फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, चाहे क्लियरली ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव बॉडी से, रिजल्टिंग फ्रॉम डिहाइड्रेशन विद लॉस ऑफ फ्लूइड वॉल्यूम। तो जब बॉडी से बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा, सपोज एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है, एक्सेसिव वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा डायरिया हो गया है, तो बॉडी से फ्लूइड लॉस हो जाएगा, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाएगी। सो सबसे पहले हाइपोवोलेमिक शॉक कैन बी डिवाइडेड इनटू हेमोरेजिक एंड नॉन हेमोरेजिक। तो देखो, बेस्ड ऑन द कोज के बेसिस पर इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एक है हेमोरेजिक शॉक और एक है नॉन हेमोरेजिक शॉक। देखो हेमोरेजिक नेम से क्लियर है, हेमरेज की वजह से शॉक। हेमरेज क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो वो एक्सेसिव ब्लीडिंग इंटरनल भी हो सकती है और एक्सेसिव ब्लीडिंग क्या हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल और एक्सटर्नल हेमरेज दोनों हो सकते हैं। अब सबसे पहले एक्सटर्नल हेमरेज की बात करते हैं। एक्सटर्नल हेमरेज क्लियरली यहाँ पर दिखाया गया है, एक्सटर्नल हेमरेज हो रहा है, ठीक है, कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया किसी पर्सन का, सीवियर ब्लड लॉस हो गया, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, सो दैट इज एक्सटर्नल हेमरेज। तो ये एक कॉमन केस है एक्सटर्नल हेमरेज का। इंटरनल हेमरेज क्या है, इंटरनल हेमरेज अगर पर्सन के बॉडी के इनसाइड कोई ब्लीडिंग हो रही है जो कि बाहर नोटिस नहीं हो रही। अब वो कैसे हो सकता है, देखो इंटरनल ब्लीडिंग का एक कॉमन एग्जांपल क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, जीआई ट्रैक में ब्लीडिंग होना। किस वजह से हो सकती है, कोई एन्यूरिज्म हो सकता है, एब्डोमिनल एन्यूरिज्म हो सकता है, अल्सर हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है, ठीक है, हेमरॉइड्स हो सकते हैं। तो इन सभी की वजह से क्या होता है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है पर्सन को। और क्या रीजंस हो सकते हैं, एक्टोपिक प्रेगनेंसी में इंटरनल हेमरेज हो सकता है पर्सन को। सो बहुत सारे ऐसे कोजेज हैं जो कि इंटरनल ब्लीडिंग भी कोज करते हैं। और शॉक की कंडीशन, शॉक के साइंस कब विजिबल होंगे, जब मोर देन
देन 20% ऑफ ब्लड वॉल्यूम बॉडी से लॉस हो जाएगा। तो 15 to 20% जब बॉडी से ब्लड वॉल्यूम या फिर फ्लूइड वॉल्यूम चला जाएगा तब शॉक की कंडीशंस या फिर शॉक के साइंस दिखने लग जाएंगे। देन सेकेंड आता है नॉन हेमोरेजिक। नॉन हेमोरेजिक मीन्स इसमें हेमरेज मीन्स ब्लड तो लॉस नहीं हो रहा बॉडी से, ठीक है, मीन्स बॉडी से ब्लड नहीं लॉस हो रहा। मेनली इसमें क्या होता है, ब्लड की जगह फ्लूइड वॉल्यूम्स, जो फ्लूइड है बॉडी से वो लॉस होता है मेनली। तो जीआई लॉस सबसे पहले इसका कोज है। जीआई लॉस मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कोई लॉस हो रहा है, तो इसमें क्लियरली वॉमिटिंग, अगर पर्सन एक्सेसिव वॉमिटिंग करता है तो क्या होगा, बॉडी से फ्लूइड लॉस होगा बहुत ज्यादा और बॉडी क्या हो जाएगी, डिहाइड्रेटेड हो जाएगी। डायरिया, अगर एक्सेसिव डायरिया हो रहा है पर्सन को तो डायरिया भी क्या है, हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा है, राइट। तो बहुत ज्यादा एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो गया तो सीवियर वॉमिटिंग और सीवियर डायरिया के केसेस में हाइपोवोलेमिक शॉक होगा। ऐसे नहीं कि बच्चे को थोड़ी बहुत ही वॉमिटिंग होगी या डायरिया हो गया और हाइपोवोलेमिक शॉक हो गया, ऐसे नहीं होगा। तो सीवियर केसेस में ये देखने को मिलता है। देन है एक्सटर्नल ड्रेनेज फ्रॉम स्टोमा और फिस्टुला। देखो स्टोमा क्या होता है, स्टोमा होता है कोई एक्सटर्नल ओपनिंग जो कि एब्डोमेन में बनाई जाती है। एक्सटर्नल ओपनिंग वो इंटेस्टाइन से कनेक्ट हो सकती है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट से कनेक्ट हो सकती है, जो कि यूरिन और स्टूल्स को ड्रेन करता है। तो ये है स्टोमा। समटाइम्स इससे क्या होता है, एक्सेसिव ड्रेनेज हो जाती है। एक्सेसिव ड्रेनेज के कारण भी बॉडी से बहुत ज्यादा फ्लूइड वॉल्यूम लॉस हो जाता है, जिसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। फिस्टुला क्या है, फिस्टुला एक एबनॉर्मल ओपनिंग है बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कोई भी दो पार्ट बॉडी के, ऑर्गन हो सकता है, स्किन हो सकता है, ऑर्गन का दूसरे ऑर्गन के साथ, तो ऐसे ऑर्गन का किसी टिश्यू के साथ या फिर कोई स्ट्रक्चर का किसी और स्ट्रक्चर के साथ फिस्टुला बन जाता है, एक एबनॉर्मल ओपनिंग बन जाती है या फिर कनेक्शन बन जाता है, जिसको फिस्टुला कहते हैं। जैसे कि एनल फिस्टुला बहुत कॉमन है, एक टनल टाइप बन जाता है। तो वो क्या है, इस फिस्टुला में भी कई बार एक्सेसिव ड्रेनेज हो जाती है, एक्सेसिव ड्रेनेज की वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। देन है रीनल लॉस। रीनल लॉस मीन्स हमारी किडनी से ज्यादा लॉस हो गया। तो रीनल लॉस कैसे होगा, सपोज कोई पर्सन डायूरेटिक थेरेपी पर है। डायूरेटिक्स क्या होते हैं, डायूरेटिक होते हैं जो कि यूरिन आउटपुट को इंक्रीज करते हैं, हमारी बॉडी से फ्लूइड वॉल्यूम को कम करते हैं। तो अगर किसी पर्सन को पल्मोनरी एडीमा है या फिर और कोई एडीमा वाली कंडीशन है तो डायूरेटिक पर पर्सन होता है। समटाइम्स ब्लड प्रेशर पेशेंट का हाई है तो भी डायूरेटिक देते हैं। तो डायूरेटिक्स अगर एक्सेसिव या फिर मॉनिटर नहीं कर रहा डॉक्टर और पेशेंट ज़्यादा डायूरेटिक लिए जा रहा है तो क्या है, कई बार क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट हो जाता है, यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा बॉडी से लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फ्लूइड बॉडी से लॉस हो सकता है डायूरेटिक थेरेपी पर। देन आता है अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़। देखो किसी पर्सन को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में एक कंडीशन होती है पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया क्या है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट लॉस होना। तो अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होता है, एक्सेसिव यूरिन आउटपुट होता है, पॉलीयूरिया होता है। और अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, बहुत सीवियर डायबिटीज़ है किसी पेशेंट को, तो पॉलीयूरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है और बॉडी से एक्सेसिव फ्लूइड का लॉस हो सकता है। देन है स्किन लॉस। स्किन लॉस क्या है, देखो आप इसका कॉमन एग्जांपल हो, अगर आपको बिल्कुल गर्मी में छोड़ दिया जाए जैसे कि डेजर्ट में, ठीक है, डेजर्ट में क्या होगा, बहुत ज्यादा पर्सन को स्वेटिंग आएगी, सीवियर स्वेटिंग आएगी। तो सीवियर स्वेटिंग में क्या होगा, पेशेंट का बहुत ज्यादा फ्लूइड लॉस हो जाएगा, पेशेंट या फिर पर्सन क्या है, सीवियरली डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो अगर वेरी हॉट और ड्राई क्लाइमेट है कहीं पर तो क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है एक्सेसिव स्वेटिंग की वजह से। या फिर एक और कंडीशन होती है पेशेंट विद बर्न्स। बर्न्स के केस में भी स्किन से एक्सेसिव फ्लूइड लॉस होता है, वो अभी हम पढ़ेंगे कैसे। तो वो आता है थर्ड स्पेसिंग में। थर्ड स्पेसिंग क्या होता है, देखो थर्ड स्पेसिंग क्या होता है, थर्ड स्पेसिंग होता है, ये एक डायग्राम है, यहां पर दिखाया गया है कि ये क्या है, ये है ब्लड वेसल्स। ये जो नेटवर्क आपको दिख रहा है ये ब्लड वेसल है। अब इन ब्लड वेसल में क्या फ्लो कर रहा है, फ्लूइड फ्लो कर रहा है। कौन सा फ्लूइड फ्लो कर रहा है, प्लाज्मा कर रहा है, ब्लड सेल्स फ्लो कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सिंपली ब्लड फ्लो कर रहा है या फिर फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो ये जो ब्लड वॉल्यूम इंट्रावेस्कुलर स्पेस में फ्लो कर रहा है इसको बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ये फ्लूइड बहुत इंपॉर्टेंट है वेसल में रहना, तभी हमारे टिश्यूज को ब्लड सप्लाई मिलेगी, तभी हमारे हार्ट में वीनस रिटर्न जाएगा, कार्डियक आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये सब बहुत जरूरी है। उसके बाद ये है सेल्स। दूसरी बात, एक हो गया इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, दूसरा हो गया इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड जो कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। अब तीसरा एक और स्पेस होता है जो कि ये सेल्स और वेसल्स के बाहर प्रेजेंट होता है, ये वाला स्पेस। सो ये पर्पल कलर का जो आपको स्पेस दिख रहा है ये क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटरस्टिशियल
फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब देखो ये जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है ना, इसमें प्रोटीन्स भी प्रेजेंट है, मेनली एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर बनाए रखता है। ऑन्कोटिक प्रेशर बनाने का मतलब है कि ये जो ब्लड है, ब्लड सेल्स हैं या फिर प्लाज्मा है, ये इसमें बना रहे। ये जो फ्लूइड है इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड, ये इसी वेसल में बना रहे, ये बाहर लीक ना हो जाए। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि ये जो इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड है ये लीक होना स्टार्ट हो जाता है। कहां पर, इंटरस्टिशियल स्पेस में। वंस ये इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गया तो क्या होगा कि एडीमा हो जाएगा बॉडी में। अब वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें ऐसा हो सकता है। अब इस कंडीशन को वैसे बोलते हैं थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग में क्या होता है, इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड मूव्स इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस और अ बॉडी कैविटी। इसमें जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो मूव होना स्टार्ट हो जाता है बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर कैविटी में। अब कौन सी कंडीशन ऐसी हो सकती है, एनी कंडीशन दैट डिस्ट्रॉयज टिश्यू। अगर टिश्यूज को कोई कंडीशन डिस्ट्रॉय कर दी है, अगर टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो गए तो ऐसी कंडीशन हो सकती है। और रिड्यूस प्रोटीन इनटेक कैन लीड टू प्रोटीन लोसिस एंड थर्ड स्पेसिंग। या फिर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें रिड्यूस प्रोटीन इनटेक है, बहुत ज्यादा प्रोटीन कम है बॉडी में, तो प्रोटीन नहीं होगा। प्रोटीन क्या करता है, ऑन्कोटिक प्रेशर बनाए रखता है। अगर ऑन्कोटिक प्रेशर नहीं बनेगा तो ये जो वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, तो जिससे थर्ड स्पेसिंग हो जाएगी। तो प्रोटीन का लॉस भी हो गया अगर बॉडी से तो भी ये कंडीशन हो जाएगी। रिड्यूस प्रोटीन इनटेक है तो भी ये कंडीशन हो जाएगी। टिश्यूज पे कोई इंजरी हो गई है तो भी ये कंडीशन हो सकती है। अब कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट आता है बर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्न के केसेस में क्या हो जाता है, हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाता है। क्यों हो जाता है, देखो बर्न के कंडीशन में कुछ चीजें होती हैं। फर्स्ट टाइम स्किन बैरियर इंटरप्ट हो जाता है, ठीक है। देखो पर्सन को बर्न हुआ तो स्किन बैरियर क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया। तो स्किन का काम क्या है, हमारी बॉडी से फ्लूइड लॉस को प्रिवेंट करना। अब जब स्किन ही नहीं है तो फ्लूइड लॉस होगा बर्न के केस में। सेकंड, वेजोडाइलेशन, एक्सेसिव वेजोडाइलेशन होती है। क्यों होती है बर्न्स के केस में एक्सेसिव वेजोडाइलेशन, इंफ्लामेटरी मार्कर्स के रिलीज की वजह से। क्योंकि बॉडी को पता लग गया कि बॉडी में इंजरी हुई है, बर्न हुआ है, तो बॉडी क्या रिलीज करती है, इंफ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज करती है, जैसे कि हिस्टामिन, साइटोकाइंस। तो ये इंफ्लामेटरी मार्कर्स क्या करते हैं, एक्सेसिव वेजोडाइलेशन कोज करते हैं। एक्सेसिव वेजोडाइलेशन से क्या होगा कि ये जो वेसल्स हैं ये बहुत ज्यादा डायलेट हो जाएंगी। जब ये बहुत ज्यादा डायलेट हो गई तो इनका ब्लड का प्रेशर लो हो गया। एक्सेसिव वेजोडाइलेशन से हाइपोटेंशन होती है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। जब इनमें ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो जो हार्ट को जो ब्लड जाता है, ये है हार्ट, ठीक है। हार्ट में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेकर आती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, वीनस रिटर्न, कि हार्ट में कितना ब्लड आ रहा है, क्योंकि ये दोनों क्या है, वेन्स हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। तो वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न डिक्रीज हो जाएगा एक्सेसिव वेजोडाइलेशन से। जब हार्ट में ही ब्लड नहीं आएगा तो हार्ट आगे ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। थर्ड कंडीशन क्या होती है बर्न्स में, कैपिलरी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है, वेजोडाइलेशन इंक्रीज हो जाती है, स्किन बैरियर इंटरप्ट हो जाता है। एक्सेसिव कैपिलरी परमेबिलिटी से क्या होता है, देखो जो हमारी कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, वो क्या है, सेमी परमेबल है, उनसे कुछ चीजें पास हो सकती है, कुछ चीजें पास नहीं हो सकती। लेकिन अगर ये कैपिलरी परमेबिलिटी सेमी परमेबल ना रह के एक्सेसिव परमेबल हो जाए तो क्या है, कुछ भी चीज बाहर जाएगी ब्लड कैपिलरी से, कुछ भी अंदर आएगा। तो जब कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है तो क्या क्या बाहर जाता है, सपोज ये कैपिलरी है तो सबसे पहले प्रोटीन बाहर आने या फिर प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो जाता है ब्लड वेसल से। जब प्रोटीन लीक होना स्टार्ट हो गया, इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रोटीन आना स्टार्ट हो गया, स्पेशली एल्ब्यूमिन, तो ऑन्कोटिक प्रेशर, जो ब्लड वेसल्स का ऑन्कोटिक प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा और जो फ्लूइड है या फिर ब्लड वॉल्यूम है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेसेस में नहीं रहेगा। अब वो जो फ्लूइड है वो कहाँ शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, यहां बाहर शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा ब्लड वेसल से, जिसको क्या बोलते हैं, थर्ड स्पेसिंग। तो बर्न का ये सब फंडा है, ये बर्न के केस में ऐसा होता है। और किस केस में हो सकता है, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्या है, देखो इंटेस्टाइनल जो हमारी इंटेस्टाइन है, बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, अगर उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ब्लॉकेज है तो फूड आगे पास नहीं होगा।
जब फूड आगे पास नहीं होगा तो वो जो पर्टिकुलर एरिया जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है वहां पर ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंचेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एरिया की डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, वहां पर हाइपोक्सिया होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे क्या होता है उस पर्टिकुलर एरिया में होल हो सकता है, परफोरेशन हो सकती है, सीवियर नेक्रोसिस हो सकती है, जिससे हाइपोवोलेमिक शॉक भी हो सकता है, फ्लूइड भी लॉस हो सकता है बॉडी से, सेप्टिक शॉक भी हो सकता है, वहां पर इंफेक्शन भी हो सकता है। देन है पैंक्रियाटाइटिस। पैंक्रियाटाइटिस भी इंपॉर्टेंट कोज है थर्ड स्पेसिंग का। देखो पैंक्रियाटाइटिस क्या है, जो पैंक्रियाज है उसमें इंफ्लामेशन, जब पैंक्रियाज में इंफ्लामेशन हो गई तो इंफ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज होंगे, ऐसे ही हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है, तो वेजोडाइलेशन होगी। एक्सेसिव वेजोडाइलेशन की वजह से वहां पर क्या है, देखो पैंक्रियाटाइटिस है, सीवियर पैंक्रियाटाइटिस, टिश्यू डैमेज हो गए हैं, इंफ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज हो रहे हैं वहां पर, तो क्या होगा, वहां का जो फ्लूइड है, पैंक्रियाज में कौन सा फ्लूइड है, पैंक्रिएटिक फ्लूइड, तो पैंक्रिएटिक फ्लूइड या फिर ब्लड एब्डोमिनल कैविटी में लीक होना स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी से फ्लूइड जो है लॉस होगा। देन आता है पोस्ट ऑपरेटिव। समटाइम्स क्या होता है, पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद भी ऐसा हो सकता है। सेप्सिस, कोई भी ऐसी कंडीशन जो कि पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, जैसे कि इंफेक्शन बॉडी में हो गया है, तो सेप्सिस के केस में भी सीवियर वेजोडाइलेशन हो सकती है, इंफ्लामेटरी मार्कर्स रिलीज हो सकते हैं, कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, तो इस केसेस में भी थर्ड स्पेसिंग हो सकती है। देन आता है पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले क्या है, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल फ्लूइड लॉस। सिंपली हमने देखा हेमोरेजिक, नॉन हेमोरेजिक सारे कोजेस हो सकते हैं, तो इन सबसे अल्टीमेटली क्या होगा, डिक्रीज इंट्रावस्कुलर फ्लूइड वॉल्यूम, हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें फ्लूइड नहीं रहेगा, डिक्रीज वीनस रिटर्न, जब ब्लड वेसल में फ्लूइड नहीं रहा, ठीक है, इसमें फ्लूइड है ही नहीं, तो हमारे हार्ट को फ्लूइड नहीं जाएगा, जब हमारे हार्ट को फ्लूइड नहीं जाएगा तो क्या होगा, डिक्रीज प्रीलोड। प्रीलोड क्या होता है, देखो प्रीलोड होता है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब है कि जब हार्ट डायस्टोलिक करता है, मीन्स रिलैक्स होता है, प्रॉपर रिलैक्स होता है, जब उस टाइम पर इसमें ब्लड फील होता है, ठीक है, ब्लड फील हो रहा है उस टाइम पर जब हार्ट प्रॉपरली स्ट्रेच करता है, रिलैक्स करता है, तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मीन्स उसके एंड पर कि कितना वॉल्यूम हार्ट में फिल हुआ, उसको बोलते हैं प्रीलोड। तो जब हमारे ब्लड वेसल में ही वॉल्यूम नहीं है तो हार्ट में वॉल्यूम कहाँ से फिल होगा, ब्लड कहाँ से फिल होगा, तो जो प्रीलोड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रीलोड भी डिक्रीज हो गया। देन डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है कि ये जो वेंट्रिकल्स हैं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हार्ट बीट में। तो स्ट्रोक वॉल्यूम बेसिकली क्या है कि जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो कॉन्ट्रैक्ट करता है ईच हार्ट बीट में, वो कितना ब्लड पंप करता है, तो आउट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप होता है इन ईच हार्ट बीट, दैट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। तो देखो सिंपल सी बात है, ये सब तो डेफिनेशन है, सिंपल सी बात क्या है कि जब ब्लड ही नहीं आया हार्ट में तो सब कुछ आगे तो रिड्यूस ही हो जाएगा ना तो हार्ट में फील होगा ब्लड, ना हार्ट से ब्लड आगे जाएगा, ना ही ब्लड पंप होगा हार्ट से, तो ये सभी क्या है, प्रीलोड भी रिड्यूस हो गया, स्ट्रोक वॉल्यूम भी रिड्यूस हो गया, कार्डियक आउटपुट भी रिड्यूस हो गया। कार्डियक आउटपुट तो नेम से ही क्लियर है, कार्डियक मीन्स हार्ट, आउटपुट मीन्स जो बाहर जा रहा है, तो हार्ट से कितना ब्लड बाहर जा रहा है 1 मिनट में दोनों वेंट्रिकल से, दैट इज कार्डियक आउटपुट, वो भी रिड्यूस हो गया। रिड्यूस मीन आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। अब ये देखो एओर्टा में आगे ब्लड पंप होता है, तो एओर्टा में तो ब्लड आगे पंप होगा ही नहीं क्योंकि हार्ट के पास ही नहीं है, हार्ट के पास ही नहीं आया ब्लड, तो जो ब्लड प्रेशर है वो रिड्यूस हो जाएगा। इसमें सीवियर हाइपोटेंशन होता है, कोई भी शॉक की कंडीशन है सीवियर हाइपोटेंशन होगा। टिश्यू हाइपोपरफ्यूजन, अब टिश्यूज के पास ब्लड जाना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो टिश्यूज के पास तो ब्लड जा ही नहीं सकेगा क्योंकि हार्ट से ही नहीं पंप हुआ, तो इसको बोलते हैं हाइपोपरफ्यूजन मीन्स लेस परफ्यूजन। देन जब टिश्यूज के पास ब्लड नहीं जाएगा ना तो टिश्यू हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। हाइपोक्सिया मीन्स ऑक्सीजन नहीं है टिश्यूज के पास। जब टिश्यूज के पास ऑक्सीजन नहीं होती, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है एरोबिक मेटाबॉलिज्म, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। तो अब टिश्यूज क्या परफॉर्म करेगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बनने लग जाएगा बॉडी में, लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी। तो ये एसिड जब बॉडी में बनते हैं तो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, और ये एसिडोसिस से क्या होता है, पीएच डिक्रीज होता है। तो कौन सी कंडीशन हो जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन हो जाएगी। तो एनारोबिक मेटाबॉलिज्म के कारण बॉडी में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा। अब बॉडी को पता चल गया कि इतना कुछ बॉडी में हो रहा है, बॉडी पूरा ट्राई करती है, हमारी बॉडी ट्राई करेगी तब तक जब तक वो पूरा हार ना मान जाए।
तो अब वो क्या करेगी, एक्टिवेशन ऑफ बॉडीज कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म, जिसको क्या बोलते हैं कि बॉडी कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म स्टार्ट कर देती है, कॉम्पनसेशन करती है। अब कैसे करती है देखो, एक तो वो क्या करेगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो रही है बॉडी में, मींस एसिड ज्यादा बन रहा है, तो बॉडी क्या कोशिश करेगी कि एसिड को बॉडी से बाहर निकाले। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होगा कि हमारा रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज हो जाएगा। रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होने से क्या होगा कि जो CO2 है वो बॉडी से ज्यादा बाहर जाएगी। जो CO2 है वो क्या है, एक तरह से एसिडिक गैस है, उसकी प्रेजेंस में एसिड बनता है बॉडी में। तो जब CO2 बॉडी से एक्सेसिव बाहर चला जाएगा तो एसिड बॉडी में कम बनेगा। तो एक तो ऐसे रेस्पिरेशन रेट को इंक्रीज करके pH को मेंटेन करने की बॉडी पूरी कोशिश करती है। दूसरा क्या करता है बॉडी, टैकीकार्डिया करती है, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। तीसरा क्या करेगी बॉडी, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन है, पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन उसको कर देगी। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन से क्या होगा कि जो ब्लड प्रेशर है वो वेसल में इंक्रीज होगा, क्योंकि वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब है कि ब्लड वेसल्स को नैरो कर देना। तो पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली होगा। पेरिफेरल क्यों, क्योंकि अब बॉडी का जो मेन टारगेट है वो क्या है कि हमारे हार्ट और ब्रेन तक ब्लड सप्लाई पहुंचाना, क्योंकि इन दोनों के बिना हमारी बॉडी नहीं चलेगी। तो बॉडी को ये पता है कि हार्ट और ब्रेन को मेन, वाइटल ऑर्गन्स को मेन ब्लड सप्लाई जानी चाहिए। तो हमारी जो पेरिफेरीज है वो क्या आपको दिखने को मिलेंगे, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से ठंडे, कूल एंड क्लैमी स्किन होगी। इंक्रीज हार्ट रेट एंड पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगी। अब बॉडी ने पूरी ट्राई कर ली है बचाने की बॉडी में, फिर भी हमारी बॉडी का जो ब्लड वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो इस स्टेज तक हम बॉडी को बचा सकते थे, लेकिन अब क्या है, इरिवर्सिबल शॉक में बॉडी जा रही है, क्योंकि बॉडी को पता है कि अभी तक फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी का बड़ा नहीं है, कहीं से भी फ्लूइड नहीं आया। अब देखो फ्लूइड ही बॉडी से लॉस हो गया, तो जब तक किसी ने दिया नहीं तब तक बॉडी कहाँ से बनाएगी फ्लूइड, है ना। तो जितना था उसमें बॉडी बचाने की कोशिश कर रही थी, अब बॉडी ने हार मान ली है। तो क्या हो गया, अनसक्सेसफुल कॉम्पनसेशन ड्यू टू कंटिन्यूअस ब्लड लॉस। कंटिन्यूसली ब्लड लॉस हो ही जा रहा है बॉडी से, और लास्ट में क्या हो गया, अनसक्सेसफुल कॉम्पनसेशन, अब कॉम्पनसेट नहीं कर सकती और बॉडी। देन लास्ट में क्या होगा, टिश्यूज के पास जब लास्ट में भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ब्लड नहीं मिलेगा, मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा एंड बॉडी की डेथ हो जाएगी। अब है साइंस ऑफ सिवियरिटी। साइंस ऑफ सिवियरिटी डिपेंड करती है कितना हमारी बॉडी से ब्लड वॉल्यूम लॉस हुआ है उस पर। सबसे पहले आता है ग्रेड 1। ग्रेड 1 में क्या है, अभी 15% तक ही लॉस हुआ है, ठीक है। तो 15% तक लॉस हुआ है, सपोज अगर बॉडी में 5 लीटर ब्लड है तो 750 ml लॉस हुआ है। इस कंडीशन में क्या होगा कि अगर हेल्दी एडल्ट है तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस लीड्स टू माइल्ड रेस्टिंग टैकीकार्डिया, नॉर्मल भी हो सकता है हार्ट रेट, या फिर बहुत माइल्ड सा टैकीकार्डिया होगा जो कि एक हेल्दी इंडिविजुअल टॉलरेट कर सकता है। लेकिन कोई एल्डरली पर्सन है या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिसको कोई अंडरलाइंग डिसीज कंडीशन है, वेरी वीक है, डेबिलिटेटिंग पर्सन है, तो उसमें क्या होगा कि इस्केमिक हार्ट डिसीज, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को है इस्केमिक हार्ट डिसीज, तो पहले से ही इस्केमिक हार्ट डिसीज है और ऊपर से इस्कीमिया हो रहा है, बॉडी में ब्लड लॉस हो रहा है, फ्लूइड नहीं है बॉडी में, तो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होने के कारण कई पर्सन जैसे कि एल्डरली पर्सन या फिर वीक पर्सन ग्रेड 1 हाइपोवोलेमिक शॉक को भी टॉलरेट नहीं कर सकते। वैसे हेल्दी एडल्ट इसको टॉलरेट कर सकता है। अब ग्रेड 2 क्या है, ग्रेड 2 में 15 to 30% लॉस हो गया ब्लड वॉल्यूम का। इसमें क्या 750 to 1500 ml लॉस हो गया। अब इसमें मॉडरेट टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगी। ये सब क्या है, कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म जो मैंने बताया, बॉडी जो ट्राई कर रही है बॉडी को बचाने की। इंक्रीज कैपिलरी रिफिल। अब आप कैसे पता लगाओगे कि पर्सन का ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रहा है, तो आप कैपिलरी रिफिल चेक करोगे। अब वो 5 सेकंड से ज्यादा होगा, जब आप इसको छोड़ोगे तो वो 5 सेकंड से ज्यादा लेगी नॉर्मल आने में। और वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कूल एंड क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज ग्रेड 3। ग्रेड 3 में 30 to 40% लॉस हो गया ब्लड वॉल्यूम का, तो यहाँ पर 1500 to 2000 ml लॉस हो गया है। सो कंपनसेटरी मैकेनिज्म बिगेन टू फेल। अब कंपनसेटरी मैकेनिज्म ने हार मान ली है, वो भी फेल हो गया। हाइपोटेंशन, सीवियरली लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया अभी भी रहेगा, लो यूरिन आउटपुट, जब किडनीज को प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो ओलिग्यूरिया देखने को मिलेगा। देन ग्रेड 4 में क्या होगा, 40 to 50% लॉस हो गया ब्लड वॉल्यूम, 2000 to 2500 ml मीन्स आधा, जितना बॉडी में फ्लूइड वॉल्यूम था उससे आधा लॉस हो गया या फिर उससे भी ज्यादा। तो तब क्या होगा, प्रोफाउंड हाइपोटेंशन। अब तो पता ही है, अब तो मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारी पूरी बॉडी को ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा तो मल्टी ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो गया एंड इवेंचुअली पर्सन की डेथ हो जाएगी।
साइन एंड सिम्टम्स क्या आएंगे? डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, अभी मैंने आपको बार बार बताया कि कार्डियक आउटपुट लो रहेगा। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर सीवियरली लो रहेगा। टैकीकार्डिया होगा, हार्ट रेट इंक्रीज रहेगा। लो टेम्परेचर, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने लग जाएगा। पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण हो सकता है क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड वॉल्यूम नहीं है। इनइफेक्टिव टिश्यू परफ्यूजन, ठीक है, टिश्यूज को परफ्यूजन नहीं मिलेगी। कूल एंड क्लैमी स्किन देखने को मिलेगी पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण। साइनोसिस और पेल स्किन, ब्लूइश डिस्कलरेशन या फिर पेल स्किन देखने को मिलेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है बॉडी में। रैपिड, वीक एंड थ्रेडी पल्स, देखो पल्स कैसी होगी? वीक होगी, जिसको आप अच्छे से आप पहचान नहीं सकते। जब आप टच करोगे, पाल्पेट करोगे तो आपको पल्स बहुत वीक लगेगी, आप मुश्किल से आप पल्स ढूंढोगे। और अगर मिल भी गई तो रैपिड पल्स होगी, टैकीकार्डिया है पर्सन को। रैपिड ब्रीदिंग, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज होगा क्योंकि एक तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन चाहिए, तो रैपिड ब्रीदिंग होगी। प्लस ये कॉम्पनसेटरी मैकेनिज्म भी है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ठीक करने के लिए, रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज रहेगा। थर्स्ट एंड ड्राई माउथ, देखो अगर एक्सेसिव डिहाइड्रेशन हो गई है, बॉडी में फ्लूइड बहुत ज़्यादा लॉस हो गया है तो थर्स्टी और ड्राई माउथ रहेगा, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। फैटीग, एंजाइटी, पर्सन को एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, ऑल्टर्ड मेंटल स्टेट कब होगी? जब ब्रेन को टिश्यू परफ्यूजन नहीं जा रही तो मेंटल स्टेटस चेंज देखने को मिलेगा। डायलेटेड प्यूपिल्स, प्यूपिल्स डायलेट देखने को मिलेंगे। सीवियर केसेस में ओलिग्यूरिया या फिर बिल्कुल एब्सेंट यूरिन आउटपुट हो सकता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट देखेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल देखेंगे, हीमेटोक्रिट देखेंगे। लैक्टेट टेस्ट या फिर एबीजी एनालिसिस, ये क्या है? एसिड बेस डिसबैलेंस को बताएंगे। लैक्टेट टेस्ट बताएगा कि बॉडी ने अगर एनारोबिक मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर दिया तो लैक्टिक एसिड का लेवल इंक्रीज रहेगा। एबीजी एनालिसिस में एसिड बेस डिसबैलेंस पता चलेगा। सेंट्रल वेनस प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर जो हमारे सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा है उनमें जो प्रेशर है वो डिक्रीज रहेगा। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर चेक करते हैं जो कि हमें हीमोडायनेमिक स्टेटस बताता है। इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल भी चेक करेंगे। यूरिन टेस्ट करेंगे, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल, क्रिएटिनिन, यूरिन सोडियम और यूरिन पीएच देखेंगे। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी क्यों करेंगे? कि अगर जीआई लॉस हो रहा है, कोई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई हैमरेज, कोई ब्लीडिंग या फिर कोई और प्रॉब्लम है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एंडोस्कोपी करेंगे। सीटी स्कैन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, ये सब भी देखने के लिए कि कोई स्ट्रक्चर ऐसा तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, एन्यूरिज्म तो नहीं है। एक्सरेज भी कर सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिक शॉक का गोल है उसको मैनेज करने का, वो क्या है? करेक्टिंग अंडरलाइन कोज को डिटेक्ट करना। देन उसके बाद सबसे फर्स्ट हमने क्या करना है? स्टॉप ब्लीडिंग और फ्लूइड लॉस। अगर कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो हमने उसको स्टॉप करना है, प्रेशर डालना है, कंटिन्यूअस प्रेशर, जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए। देन रिप्लेसिंग फ्लूइड वॉल्यूम, जल्दी से फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्लेस करना है। जितना फ्लूइड बॉडी से लॉस हुआ है हमने उसको बॉडी को वापस देना है, तो रिप्लेस करना है। इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर, जो सीवियरली हाइपोटेंशन हो गया है उसको ट्रीट करना है। देखो सबसे पहला हमारा मेन गोल क्या है? फ्लूइड रिसक्सिटेशन करना। फ्लूइड रिसक्सिटेशन मतलब जो फ्लूइड लॉस हुआ है बॉडी से हमने उसको रिप्लेस करना है। तो इसमें हमने गिविंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड टू रेज ब्लड प्रेशर क्विकली, इससे क्या होगा? ब्लड प्रेशर भी ठीक हो जाएगा। वाया आईवी हम देते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है। किसी भी टाइप का शॉक हो तो हमने फ्लूइड वॉल्यूम देना है। देन है एटलीस्ट 2 IV लाइन्स, 2 IV लाइन कम से कम हमने पेशेंट की बनानी है। और लार्ज गेज नीडल मीन्स जो कैनुला का जो साइज है वो हमने बड़ा लेना है, छोटे साइज का कैनुला हमने नहीं लगाना। एंड मेंटेन्ड फॉर फ्लूइड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने लार्ज गेज नीडल हमने इंसर्ट करनी है एंड हमने इनिशिएट कर देना है फ्लूइड देना। अ मॉडिफाइड ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन इज रिकमेंडेड इन हाइपोवोलेमिक शॉक। तो मॉडिफाइड ट्रेंडेलेनबर्ग पोजीशन हमने इसलिए देनी है जिसमें हम लेग्स को रेज कर सकते हैं ताकि जो वीनस रिटर्न है हार्ट में वो इंक्रीज हो सके। इस पोजीशन में हमने ध्यान ये रखना है कि पर्सन को कोई सुपाइन इंजरी ना हो, तो हम ये पोजीशन को अवॉइड करेंगे एंड नॉर्मल पेशेंट को लेटाते रहेंगे। देन है फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन। अब फ्लूइड कौन कौन से हमने एडमिनिस्टर करने हैं? सबसे पहले आता है क्रिस्टलॉइड्स। देखो क्रिस्टलॉइड सबसे पहले हम एडमिनिस्टर करते हैं क्योंकि अगर हमारे पास ब्लड प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है उस टाइम पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो सबसे पहले हम IV फ्लूइड्स या फिर क्रिस्टलॉइड्स हम स्टार्ट कर देते हैं। तो क्रिस्टलॉइड्स क्या है? इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होते हैं। इसमें क्या आता है? रिंगर लैक्टेट सोल्यूशन आता है और नॉर्मल सलाइन आता है, या फिर 0.9% सोडियम क्लोराइड नॉर्मल सलाइन को बोलते हैं। तो देखो नॉर्मल सलाइन सेकंड चॉइस रहती है, रिंगर लैक्टेट फर्स्ट चॉइस रहती है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन क्या है? ये क्लोराइड आयंस का लेवल ब्लड में इंक्रीज कर देता है, जिसको क्या बोलते हैं? हाइपरक्लोरीमिक एसिडोसिस।
तो अगर हम नॉर्मल सलाइन का मैसिव अमाउंट देते हैं, ज़्यादा अमाउंट देते हैं, तो ये कंडीशन अराइज हो सकती है। क्लोराइड लेवल का अगर ब्लड में अमाउंट इंक्रीज हो जाता है तो जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं वो सेल के अंदर शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि एक एनायन गैप मेंटेन रहता है, इन आयंस का जो बैलेंस है वो मेंटेन रहता है। तो अगर बाइकार्बोनेट आयंस सेल में शिफ्ट हो जाते हैं तो क्या होगा, बेस का अमाउंट, क्योंकि बाइकार्बोनेट आयंस क्या है, बेस है, तो बेस का अमाउंट हमारे ब्लड में कम हो जाएगा, जिससे क्या कंडीशन होगी, एसिडोसिस कंडीशन हो जाएगी। तो हम रिंगर लैक्टेट यूजुअली प्रेफर करते हैं। देन आता कोलॉइड्स। कोलॉइड्स क्या होते हैं, आईवी कोलॉइडल सॉल्यूशंस आर कंसीडर टू बी प्लाज्मा प्रोटीन्स। ये क्या है, देखो मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ साथ हमारी बॉडी में फ्लूइड भी लॉस हो रहा है और फ्लूइड के साथ साथ प्रोटीन्स भी लॉस हो रहे हैं, तो प्रोटीन्स को रिप्लेस करना भी जरूरी है। तो इसमें आता है 5% एल्ब्यूमिन सॉल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दे सकते हैं। 6% बीटा स्टार्च दे सकते हैं, 6% डेक्स्ट्रेन या फिर हेटा स्टार्च सॉल्यूशन, ये कोलॉइड्स में आते हैं। देन आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर हमें पता है कि ब्लीडिंग कोज है हाइपोवोलेमिक शॉक का, तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। तो पर्सन को ब्लड लॉस रिप्लेस करने के लिए हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में हम क्या दे सकते हैं, पैक्ड रेड ब्लड सेल्स दे सकते हैं। प्लेटलेट्स, अगर प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको पता है प्लेटलेट क्या करते हैं, क्लोटिंग करते हैं। ऐसी कंडीशन जैसे कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, प्लेटलेट्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग या फिर एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो सकती है, तो प्लेटलेट्स देंगे। सीवियर डेंगी है, अगर किसी पर्सन को डेंगी में भी थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, प्लेटलेट का अमाउंट कम हो जाता है, तो प्लेटलेट तब देते हैं। फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा दे सकते हैं, तो ये सभी इन्फ्यूज करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। अब देखो एक और बात, क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड हम कैसे देते हैं, ये देते हैं हम 1:3 के अमाउंट में। तो इसका क्या मतलब है कि अगर 1 मिल लॉस हुआ है बॉडी से, तो इसका 3 टाइम्स हम क्या देते हैं, क्रिस्टलॉइड्स देते हैं। सो सपोज 1 लीटर लॉस हो गया है बॉडी से, तो हमने 3 लीटर्स क्या देना है, क्रिस्टलॉइड्स देने हैं। नेक्स्ट हमारा गोल क्या है, इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। तो देखो आप फ्लूइड वॉल्यूम को रिप्लेस करोगे तो ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली सही होने लग जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर हमने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर्स देते हैं साथ में ही। वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर क्या करते हैं, वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, नैरो करते हैं, जिससे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो वीनस रिटर्न इंक्रीज होगा, वीनस ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, कार्डियक प्रीलोड इंक्रीज होगा और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा। देखो अगर हार्ट में ब्लड आएगा, वीनस रिटर्न आएगा, तो प्रीलोड इंक्रीज होगा, प्रीलोड इंक्रीज होगा, ब्लड फिल होगा हार्ट में, ठीक है, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होगा जो हार्ट के बाहर ब्लड जा रहा है। और डोपामीन, इसमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर में क्या आता है, डोपामीन, डोब्यूटामीन, नोरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, ये सभी ड्रग्स आती हैं वेजोकॉन्स्ट्रिक्टर में। और ये क्या है, पॉजिटिव आइनोट्रॉप्स भी हैं जो कि कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। So I hope आपको hypovolemic shock समझ आया हो, and if you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.